आज हम एक प्रॉब्लम जो कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर मबनी है उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम हमारा ये कहता है कि वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक यहाँ पर कार्बन एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स बोहर मॉडल के नजरिए से अगर बात करें तो वो क्या करते हैं, इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में, सर्कुलर पार्ट्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब सवाल ये है हमारे सामने कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस में क्यों नहीं रह सकते, ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करते, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व क्यों करते हैं, तो उसकी वजह क्या है। तो उसका जो जवाब है वो हमने असल में लास्ट टाइम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से तो दिया था, लेकिन वो एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन थी। आज एक मैथमेटिकल वे से हम उस चीज को प्रूव भी कर देंगे। तो उसमें हमने ये देखा था कि हमने इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए निगेट किया था कि वाकई चले मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। फिर उसके लिहाज से चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अब आपके पास हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि आपके पास जो न्यूक्लियस का साइज है वो मैंने आपको बताया था कि वो कितना है, वो असल में 10⁻⁻15 है। और जो अनसर्टेनिटी है प्रिंसिपल आपके पास, वो ये कहता है कि जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है और मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है वो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल है h/4π के। जबकि अनसर्टेनिटी आपको ये बताती है कि कितना आप अनश्योर हैं आप जो क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं उसके बारे में। अब चूंकि हम इन्हीं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का रिजल्ट्स का इस्तेमाल करेंगे अपने सवाल का जवाब देने के लिए, तो मैंने यहाँ पर वो दोनों चीजें, ये दोनों इक्वेशंस आपके सामने यहाँ पर ले आया हूँ, जिसमें h जो है वो आपके पास क्या है, वो प्लैंक कांस्टेंट है, जो कि एक एक्चुअली क्या है, फिक्स नंबर है। अच्छा, जब हमने ये मान के चलते हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है मिसाल के तौर पर, वो क्या है कि अभी हम ये मान के चलेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है जी, चलें कि वो जो है वो न्यूक्लियस में रहता है, या मान लेते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जब ये न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस में कन्फाइन हो गया है, यानी कि महदूद हो गया है। जबकि जो न्यूक्लियस का साइज है वो असल में चूंकि कितना है, 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि 1 फेम्टोमीटर। तो इसका मतलब यह है कि जो इसकी जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, जो कि असल में डेल एक्स है, वो भी असल में कितनी है, फिर वो भी असल में कितनी है, वो असल में 10⁻⁻15 है। क्योंकि अब हम ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन किधर पाया जा रहा है, न्यूक्लियस में। इसका मतलब वो इसी लेंथ की रेंज में पाया जाएगा किसी पॉइंट पर। तो आपके पास यहाँ पर हमारे पास जो अनसर्टेनिटी पोजीशन में आ गई वो असल में 10⁻⁻15 आ गई। अब होगा ये कि हम ये देखेंगे कि असल में इस न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, और वहां से ही हमें पता चलेगा कि एक्चुअली क्यों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और वो स्पीड हम एक्चुअली उसकी जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है उससे निकालेंगे, जो कि असल में क्या है, डेल पी। और डेल पी हमारे पास बराबर होगा मैस, जो कि m है। जबकि वो तो चेंज नहीं होगा ना, उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, लेकिन वेलोसिटी एक्चुअली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या होगा, वो मोशन में होगा, तो आपके पास उसकी जो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी है उसको हम डेल v कह रहे हैं। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो डेल एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक्चुअली राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जो डेल p है उसको हम लिख लेते हैं m डेल v, और साथ एक्चुअली आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। तो यहाँ पे h/4π भी लिख लेते हैं। तो मैं 4π लिखूंगा, और साथ जो है ना आपके पास जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन में, जो कि मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। इसी तरह यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब ये जो m है जो कि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी हम इधर से लेफ्ट हैंड साइड से किधर ले जाएंगे, राइट हैंड साइड पे। तो जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये एक्चुअली उस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, वो भी डिवाइड हो जाएगा। और ये जो m है ये एक्चुअली यहाँ पर अभी हम किसका ले रहे हैं, मैस, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि हम अनसर्टेनिटी किसकी चेक कर रहे हैं, वेलोसिटी की, किस पार्टिकल के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो फिर मैस भी किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का। तो जो डेल वी है एक्चुअली हमारे पास वो आ जाएगा फिर डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू h, जो कि एक फिक्स नंबर है, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.634 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जबकि आपके पास 4 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जो है अगली चीज वो पाए है, पाए एक फिक्स नंबर है जिसकी वैल्यू है 3.14। उसके साथ साथ जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है डेल एक्स, वो असल में हमारे पास कितनी है, वो 10⁻⁻15 है। जबकि हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो मैस होता है वो एक्चुअली 9 पॉइंट, चले इधर लिखने की बजाय मैं इधर सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो जो इलेक्ट्रॉन का मैस होता है वो असल में होता है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर ली, तो अब जो नंबर्स हैं उनको हम कंबाइन कर लेंगे, और जो पावर्स वाली हैं टर्म्स उनको इकट्ठा कर लेंगे। तो जो डेल वी है, जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है, और वेलोसिटी हम कहते हैं स्पीड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में,
तो सबसे पहले पावर्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उनको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। नीचे यहाँ पर 10 टू द पावर -15 है, ये 10 टू द पावर -31 है, दोनों की पावर नेगेटिव हैं और ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये नीचे से किधर जाएंगी ऊपर, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, वो एड अप और सॉरी पावर पॉजिटिव हो जाएंगी। सबसे पहले जब पावर पॉजिटिव होंगी तो क्योंकि तीनों टर्म्स की बेसिस क्या होंगी, वो सेम होंगी, तो पावर्स फिर असल में क्या हो जाएंगी, वो एक्चुअली ऐड हो जाएंगी। तो -34 प्लस 15 और साथ क्या आ जाएगा +31 यहाँ पर, तो हमने ये लिख लिया। फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास ये नंबर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले 4 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका जो भी आंसर आएगा उसको 9.1 के साथ कर लेंगे। तो मैं आपके सामने कैलकुलेटर पर आ गया हूँ, यहाँ पर क्लियर करते हैं। सबसे पहले 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 के साथ, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 9.1 के साथ, तो जवाब हमारे पास आ जाता है 114.296। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 6.634 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 114.296। अब जो डेल वी है एक्चुअली हमारे पास वो क्या है, वो डेल वी एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, जो कि कम से कम अनसर्टेनिटी है वेलोसिटी में। तो मैं कैलकुलेटर पर जाकर सबसे पहले क्लियर करता हूँ और 6.634 को डिवाइड करता हूँ 114.296 से, तो हमारे पास जवाब आ जाता है 0.0580। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 0.0580 ज़रब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 31 जमा 15 कितना होता है, ये एक्चुअली होता है 46। तो ये चीज़ कैलकुलेटर पे भी वेरीफाई कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे क्लियर करता हूँ, 31 जमा 15 करते हैं तो वो कितना आ जाएगा 46 यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर साथ कितनी है, पावर कितनी है, ये -34। इसका मतलब है 46 में मुझे 34 क्या करना पड़ेगा, वो माइनस करना पड़ेगा। तो जब वो माइनस करता हूँ तो वो कितना आ रहा है, वो एक्चुअली 12 आ रहा है। इसका मतलब है इस पूरी सिंप्लीफिकेशन का जो आंसर है वो 10 टू द रेज़ पावर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और जबकि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वो मीटर पर सेकेंड होता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप हमने और करना है और हमें सारी चीज़ें जो है वो खुल के सामने आ जाएंगी। वो ये कि यहाँ पर जो डेल वी है वो एक्चुअली ग्रेटर देन क्या है, इक्वल टू 0। अब आपके पास डेसिमल इधर जो है वो नॉन जीरो डिजिट से पहले है, नॉन जीरो डिजिट से मुराद 1 2 3 5 कुछ भी नंबर, ठीक है। तो अब आपके पास इस डेसिमल को हम क्या करेंगे, लेफ्ट से किधर शिफ्ट करेंगे, राइट पर। और अब हम इसको कर लेते हैं कि चलें एक डिजिट जो चलें दो जो डिजिट्स हैं वो हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं राइट पे। तो आपके पास ये आ जाएगा एक्चुअली 5.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -2, 10 टू द पावर -2 इस वजह से क्योंकि जब हम डेसिमल्स के अंदर डेसिमल को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट से राइट तो वो 10 टू द रेज़ पावर में आ जाता है। और कितने डिजिट शिफ्ट किए हमने, टोटल 2 डिजिट शिफ्ट किए हैं, तो पावर कितनी आ जाएगी -2। फिर साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 12 यहाँ पर, और साथ आ जाएगा मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर जो अगली खास बात है वो ये है, ये स्टेप से तो आप वाकिफ़ ही हैं, वो ये है कि आपके पास बेसिस सेम है तो पावर्स इनके आपस में क्या हो जाएंगी, वो ऐड हो जाएंगी, चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है 10 टू द पावर -2 और 10 टू द पावर 12। तो ये आ जाएगा 5.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर। अब आपको ये बात पता है कि 12 - 2 एक्चुअली क्या होता है, वो 10 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है जब वो न्यूक्लियस में पाया जा रहा होगा तो उसकी जो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी है वो असल में 5.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 10 मीटर पर सेकेंड है। अभी आपको लग रहा होगा हाँ ये पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा आपने अपना दिमाग लगाना है। दिमाग यहाँ पे ये लगाना है कि आपको एक बात पता है कि जो भी पार्टिकल्स मैस रखते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, जैसे आप हो गए, तो वो जो तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं वो असल में ट्रेवल नहीं कर सकते स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा। ये अपर लिमिट है स्पीड की। और मैंने यहाँ पे v ग्रेटर देन c लिख दिया, इसको मुझे लिखना चाहिए कि जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमेशा क्या होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए, किससे, स्पीड ऑफ लाइट से। और अगर एक कंपैरिजन अगर आप ड्रॉ करें तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो असल में कितनी होती है, वो तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है ना। तो अब आपके पास यहाँ पर अगर आप गौर करें तो वो जो स्पीड जिसके साथ इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में मूव कर रहा होगा, जो उसकी अनसर्टेनिटी निकल के आ रही है, वो असल में 5.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 10 मीटर पर सेकेंड है, जो कि असल में स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है। अब चूंकि ये जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन
वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो ज़्यादा है किससे, स्पीड ऑफ लाइट से, जबकि हम ये जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पार्टिकल्स जो हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर ट्रैवल करें, ना ही अभी तक हमें कोई इस चीज़ का सबूत मिला है। तो फिर इससे ये बात साबित हो जाती है कि ये जो बात है ये पॉसिबल ही नहीं है कि असल में इलेक्ट्रॉन क्या करे कि वो न्यूक्लियस में रिवॉल्व न्यूक्लियस में क्या करे, वो रिजाइड करे या न्यूक्लियस में हो मौजूद। सो यूं आपको एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिल गई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके कि क्यों इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में नहीं मौजूद हो सकता। वो इस वजह से क्योंकि जो उसकी अनसर्टेनिटी है वेलोसिटी में, वो असल में एक्सीड कर जाती है स्पीड ऑफ लाइट से, जो कि किसी भी पार्टिकल के लिए अभी पॉसिबल नहीं है जो अभी तक की रिसर्च है उसके मुताबिक। इसलिए फिर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि वो न्यूक्लियस में नहीं रहते, या एक्सपेरिमेंट्स में ही देखा गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता, बल्कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो क्या कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट पोजीशंस पर पाए जाने के उनके चांसेस होते हैं, जो कि अब नई डिस्क्रिप्शन है एक एटम की। और वो जो पाए जाने की चांसेस हैं उनको असल में हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन की इधर भी पाए जाने के चांस है, या प्रोबेबिलिटी इधर भी है इधर भी है, तो असल में वो एक क्लाउड सा बन जाता है, उससे फिर डिस्क्राइब किया जाता है। तो आज हमने एक प्रॉब्लम जो कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड था उसको सॉल्व किया।